हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, व्हाई दिस इज एसिडिक, और इसको कंपेयर करेंगे पीछे हम जिन जिन को पढ़ के आए हैं एज एन एसिड उनके एसिडिक बिहेवियर के साथ, और इसी एसिड्स में अलग अलग वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स लेके हम उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो सी हियर, सबसे पहले आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं क्यों एसिड कहना चाहता हूं, तो उसके पीछे एक सिंपल सी वजह है कि क्यों मुझे इसे एसिड कहना पड़ा। जब मैं इसके अंदर सोडियम डालता तो यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती जो एसिड्स का कैरेक्टर होता है। कैसे होता है ये H पे प्लस चार्ज था क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। सोडियम जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है। ये H प्लस उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके H एटम और H एटम से H2 बना देता था रादर। तो रिजल्टिंग जो पीछे आपके पास ये आयन बचता, लेट मी राइट हियर RCOH, तो ये उस सोडियम आयन के साथ कनेक्ट होकर सॉल्ट लाइक फॉर्मेशन रखता, और ये हाइड्रोजन का निकलना एक कैरेक्टरिस्टिक था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए। अगर मैं किसी बेस लाइक NaOH को यहाँ पे यूज करता हूँ, सो सी हियर, ये OH नेगेटिव इसके H प्लस पे अटैक कर सकता है, यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा और आपके पास फिर वो सॉल्ट बनता नजर आएगा RCOONA। तो ये भी आप रिएक्शन देख सकते हैं जहां पे उसके एसिडिक कैरेक्टर को कंफर्मेशन मिलती है। आप कोई और रिएक्शन अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं यहां बता रहा हूं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो कि एक बहुत बढ़िया बेस भी होता है, वो R नेगेटिव इसके H प्लस पे अटैक कर लेता है, RH बना देता है, और साथ में आपके पास बन जाएगा MgX-OCOR। तो ये एक साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा। तो ये सभी रिएक्शंस जो आप देख पा रहे हैं वो सभी रिएक्शंस ये कंफर्म करती हैं कि हाँ ये एसिड है। कोई और रिएक्शन आप देखना चाहें किसी बेस के साथ, तो लेट मी राइट हियर अमोनिया। तो अमोनिया क्या करेगा, इसके H प्लस पे अटैक कर लेगा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मिलता है RCO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, अमोनियम सॉल्ट मिलता है। तो ये सभी रिएक्शंस जो मैंने दिखाई हैं ये जस्ट एक कंफर्मेशन है कि जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड की तरह से बिहेव करता है। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े हैं फंक्शनल पार्ट्स, तो उसमें हमने अल्कोहल को पढ़ा कि अल्कोहल एज एन एसिड एक्ट कर सकते हैं, देन हमने पढ़ा कि फिनोल एज एन एसिड एक्ट कर सकते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो एज एन एसिड एक्ट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में एक फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने आएगा अमीन, तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे कि वो भी एज एन एसिड एक्ट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज उन सब के पास H प्लस है। यहाँ अमीन में भी आप देखें तो नाइट्रोजन के पास H प्लस रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी है, 3rd 4th रैंक्ड है, तो इसके H पे भी प्लस चार्ज होता है। मैं जब भी इन सभी के अंदर सोडियम मेटल डालता हूं तो सभी में मुझे डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस निकलती नजर आएगी, जहां सभी अपने इन H प्लस को रिलीज करके एसिडिक बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये मैं वाटर गोल डाल देता हूं यहाँ पे, वो भी सेम यही काम करता है, जिसकी वजह से मुझे कहना होता है कि हाँ वो भी एसिडिक है। तो ये सभी फंक्शनल ग्रुप क्योंकि सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं तो मुझे डेफिनेटली इनको एसिड बोलना होता है। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पुट कर देता हूँ, C�טCH, ये कोई एल्काइन है, तो ये एल्काइन भी आपके पास यहाँ एसिडिक कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है, H प्लस का H2 गैस की फॉर्म में रिलीज पॉसिबल होता है। तो ये सभी मुझे लगता है जितने हम लोग यहाँ पे 12th क्लास के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं जिनमें एसिडिक कैरेक्टर ऑब्जर्वेबल है, वो सभी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब हमें आज पर्टिकुलरली फोकस करना था कि ये कितना एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इनमें से किससे स्ट्रॉन्ग है या किससे वीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है, ये सभी बॉन्ड्स जो मैं दिखा रहा था आपको तोड़ने के लिए वो सभी सेकंड पीरियड के मेंबर्स और हाइड्रोजन के बीच में है। तो आप ये समझ जाएं कि बॉन्ड लेंथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, C और H का बॉन्ड लेंथ हो चाहे N और H का बॉन्ड लेंथ हो चाहे O और H का बॉन्ड लेंथ हो, डिफरेंस जरूर होगा बट बहुत ही नॉमिनल माइनर सा डिफरेंस होगा। मतलब बॉन्ड लेंथ इनके एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड नहीं करेगा, इनके एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड करेगी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात पी ब्लॉक पढ़ाते हुए आपको एसिडिक कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट के लिए समझाई गई थी और आज भी वही यूज कर रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है कि
अलग यूज करना है हमें, मतलब बॉन्ड लेंथ तो कुछ असर नहीं डालने वाला। अगर मैं बॉन्ड लेंथ बदलता, लेट मी राइट, मैं यहाँ पे थियो एल्कोहल लेता, एल्कोहल के कंपैरिजन में देखें आप, थियो एल्कोहल दिखाया मैंने, ऑक्सीजन से सल्फर पे आया हूं, तो उस टाइम पे बॉन्ड लेंथ डोमिनेंस होती, बॉन्ड का बड़ा होना, बॉन्ड का वीक होना H प्लस को ज्यादा रिलीज करता, मतलब थियो एल्कोहल्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। लेकिन चलो थियो एल्कोहल्स तो हमने पढ़ने ही नहीं है, तो हमें तो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करना है जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मैं कहूं H का पॉजिटिव चार्ज डिसाइडर होगा, जहां पे H का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में मानेंगे। तो यहां पे आप देखें तो C के साथ H लगा हुआ है और यहां पे देखें तो N के साथ H लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ये दोनों वीकर एसिड की कैटेगरीज होंगे एज कंपेयर टू दीज, क्योंकि यहां पे सभी में ऑक्सीजन के साथ H लगा हुआ है और ऑक्सीजन डेफिनेटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, रिजल्टिंग यू कैन अंडरस्टैंड ये दोनों हमारे पास वीक एसिड्स की कैटेगरी हैं एज कंपेयर टू दीज फोर। अब आ जाते हैं इन चार में, कि इन चार में इस एसिड का क्या सीन है। सी, ये H पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, बहुत ही माइनर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, एल्काइल्स का अच्छा खासा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो मतलब ये H प्लस काफी कम होगा एज कंपेयर टू दिस H प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू एल्कोहल। अब एल्कोहल और फिनोल में देखूं तो फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट होता है, आर का प्लस आई होता है, ठीक है, फिनोल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। मोर ओवर H प्लस छोड़ने के बाद जो एल्कोक्साइड बनता है और जो फिनोक्साइड आयन बनता है उसमें फिनोक्साइड आयन स्टेबल है, वीक बेस है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नेगेटिव चार्ज सिर्फ O पे नहीं है, घूम रहा है वो कार्बन की इस रिंग के ऊपर, रिजल्टिंग इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, रिजल्टिंग इसका बेसिक कैरेक्टर कम है, मतलब इसका पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो फिनोल है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। ये बातें हम लोग लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि फिनोल और एसिड का क्या सीन है। देखो इसका माइनस आई इफेक्ट है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, मतलब दोनों H के प्लस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, मतलब मैं कुछ बता नहीं पा रहा H के प्लस को लेके, हालांकि मुझे पता है कार्बोनिल ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होता है तो कुछ ना कुछ H प्लस इसी का ज्यादा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली नहीं बता पा रहा इंडक्टिव इफेक्ट से कि दोनों का माइनस आई होने की वजह से किसका H प्लस ज्यादा होगा, तो मैं दोनों के कॉन्जुगेट बेस बना लेता हूं। तो एसिड का H निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो ये है, और फिनोल का H निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो ये है। मुझे बस ये देखना होगा कि दोनों में कौन वीक कॉन्जुगेट बेस है। जो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा उसका पेरेंट एसिड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मैं इन दो कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी पे काम करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, यहां पे देखूंगा कि ये वाला स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू रेजोनेंस, और इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी में 2-3 जगहों पे ये सवाल अलग अलग भाषा में पूछ रखा है। तो इसके ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। फिनोक्साइड आयन में देखूं तो फिनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होता है और यहां पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो मैं यहां पे ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, आप ध्यान से देखिएगा। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, नेक्स्ट एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो वो भी मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं। आप बहुत ध्यान से देखते जाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। सो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो फिनोक्साइड आयन है, ये जो फिनेट आयन भी बोल देते हैं इसको, तो ये जो फिनोक्साइड या फिनेट आयन है इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि कार्बोक्सिलेट के तो सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर मैं इसका रियल स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करूं तो इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली। ये ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसकी वजह से यहां नेगेटिव चार्ज और इसकी वजह से यहां नेगेटिव चार्ज। वहीं फिनोक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर मैं प्रेडिक्ट करूं तो ये नेगेटिव चार्जेस यहां पे और यहां पे होंगे। बहुत ध्यान से समझे आप इस बात को। तो मुझे देखने में लगता है कि
जो कार्बोक्सिलेट आयन मैंने बनाया है उसका नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज्ड है, तो ज्यादा डिस्पर्स्ड नहीं है, और यहां पे 4 एटम्स पे डिलोकलाइज्ड है तो ज्यादा डिस्पर्स्ड है। लेकिन मैं गलत सोच रहा हूं। एक्चुअली क्या है, फिनोक्साइड आयन के जो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए हैं वो चारों इक्वल कंट्रीब्यूटर नहीं है इसमें। क्यों इक्वल कंट्रीब्यूटर नहीं है? तो आप स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे जाइए, वहां पे आपको बताया गया था कि अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज आना है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आना चाहिए, और पॉजिटिव आना है तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे आना चाहिए। तो यहां पे अगर आप आके देखें तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, जबकि ऑक्सीजन मौजूद है वहां। यहां पे भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो ये वाला स्ट्रक्चर उसके रियल स्ट्रक्चर में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। कितना ज्यादा करेगा मैं कुछ कह नहीं सकता, चलो मैं हाइपोथेटिकली सपोज ऐसा बोल देता हूं कि 60% तो ये कंट्रीब्यूट करता है और 40% ये 3 कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो ये कोई जरूरी नहीं था कि बराबर कंट्रीब्यूट करें, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता कि कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला है, कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन होने वाला है, बट आप इतना जरूर समझ जाएं कि ये वाला कंट्रीब्यूटर ज्यादा होगा। आप कहेंगे सर ज्यादा होगा तो चलो आप इसको 45 कह दो, और 3 को 55 भी कहोगे तो भी ये थोड़ा थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये 45 कर रहा होगा, ये 17-18 के आसपास कर रहा होगा। तो नहीं, वो तो फिर डेटा जिस डायरेक्शन में मुझे लेके जाएगा उसी डायरेक्शन में मुझे अपने थॉट्स लेके जाने हैं। क्योंकि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है, जो के वैल्यू है, जो कि एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, वो के वैल्यू मुझे क्लियरली बता चुकी है कि कार्बोक्सिलेट आयन वीकर बेस है, उसका पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो मुझे भी अपनी लैंग्वेज और अपनी वो एक्सप्लेनेशन उसी हिसाब से प्रेडिक्ट करनी है, और वो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये डेफिनेटली 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन तीनों में। हाँ, 50 से ज्यादा वो कितना करता है, 60 करता है, 70 करता है, मैं इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता, बट ये मैं श्योर बोल सकता हूं कि वो 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो जब 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो मतलब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पे 50% से ज्यादा होगा, लेट मी से 60, और बाकी जगहों पे वो जस्ट 40% होगा। जबकि यहां पे आप अगर आके देखें तो यहां पे दोनों स्ट्रक्चर इक्वल कंट्रीब्यूटर हैं। यहां पे भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर फैला हुआ है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली वो 50% है। और जब यहां नेगेटिव 50 है और यहां नेगेटिव 60 है तो ये वाला स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो डेफिनेटली जो इसका पेरेंट एसिड होगा वो वीकर एसिड होगा। मतलब हमें ये पता चल गया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिनोल। और उसकी वजह आप समझ जाइएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट में जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से उसका कॉन्जुगेट बेस वीक है। जबकि फिनोल में एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता था, बाकी कार्बन्स पे जाता था जो उसके रियल स्ट्रक्चर में कम कंट्रीब्यूटर होते थे। और इसकी वजह से हमें पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू अदर फंक्शनल ग्रुप्स, जितने भी यहां मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शेयर किए हैं। ये कुछ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहां स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, और हम इन सभी का एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन वीकर है, किस तरह से हमें पता करना है। तो चलें इधर लेफ्ट साइड से शुरू करता हूं मैं। ये एक ग्रुप लगा रखा है कार्बोक्सिलिक के साथ जिसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। यहां ये मिथाइल लगा रखा है, यहां इसका भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और यहां पे ये इथाइल लगा रखा है, इसका भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। यहां पे ये क्लोरीन लगा हुआ है जिसका -I इफेक्ट है, तो ये पूरा ग्रुप आपको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता मिलेगा। पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। यही सिचुएशन यहां पे भी है, सभी जगहों पे कुछ विड्रॉइंग ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये सब नेगेटिव I इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हैं, और इधर पॉजिटिव I वाले। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला क्या कर रहा होगा, यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ धक्का दे रहा होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को H की तरफ पुश कर रहा होगा, रिजल्टिंग O इतना ज्यादा डोमिनेंस के साथ H से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच रहा होगा, रिजल्टिंग H का पॉजिटिव बहुत कम होगा। आप यूं मत सोचिएगा कि इधर से धक्का मिल रहा है तो O भी H की तरफ धक्का देगा और H को नेगेटिव चार्ज दे देगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ही ज्यादा है, पेयर O ने ही खींचना है यहां से, लेकिन उतना ज्यादा मजबूती से नहीं खींचेगा जितना ज्यादा मजबूती से वो यहां खींच रहा होगा, जस्ट बिकॉज इस डायरेक्शन से उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। सो क्लियरली समझिएगा पॉइंट को, ये इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ इसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा है, इसकी जो नीड थी इधर खींचने की उसको कम कर रहा है, क्योंकि उसको इस तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ऑक्सीजन को तो अपना इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरमेंट रखना है, तो वो इधर से अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इधर से कम खींचने लग जाएगा, और कोई इधर से खींचेगा तो वो इसको और ज्यादा अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। रिजल्टिंग मुझे स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि इसका प्लस आई सबसे कम है और इसका प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो यहाँ H प्लस आपका मिनिमम होगा और यहाँ पे H प्लस आपका मैक्सिमम होगा। अगर मैं सिर्फ इन तीन की बात कर रहा हूं तो मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा और ये वीकेस्ट एसिड होगा। ठीक है जी, तो इधर आ जाते हैं हम लोग। अगर मैं कहूं कि ये लीस्ट एसिडिक है, सॉरी मैक्सिमम एसिडिक है और ये लीस्ट एसिडिक है अमंग दीज थ्री, इनसे तो ये वीकर है ही से, क्योंकि इधर विड्रॉइंग लगे हुए हैं, इधर डोनेटिंग लगे हुए हैं, तो ये जितने भी माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले हैं वो सभी पेयर को क्योंकि अपनी तरफ खींच रहे होंगे, रिजल्टिंग ऑक्सीजन को वो डेफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन फिर इस पेयर को अपनी तरफ खींच के H के ऊपर प्लस बढ़ा ही रहा होगा, मतलब ये वाला इन सभी से स्ट्रोंगर एसिड होगा। व्हाट अबाउट दिस, यहां पे अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहां आप देखेंगे तो बीटा कार्बन पे लगा हुआ है, तो डिस्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट का असर कम हो जाता है, मतलब ये उतना ज्यादा H के ऊपर प्लस नहीं कर पाएगा। रिजल्टिंग मैं कह सकता हूं कि ये स्ट्रोंगर एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस। इसको देखें, और भी दूर हो गया, और भी दूर हो गया, तो डेफिनेटली एसिडिक कैरेक्टर इसका और भी डिक्रीज हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट और भी कम हो जाएगा। तो मतलब मैं फिर दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये उससे वीक होगा, ये उससे भी वीक होगा। प्लीज ध्यान देना, इन तीन को कंपेयर कर रहा हूं। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट क्योंकि अल्फा पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां बीटा पे विड्रॉइंग लगा है तो थोड़ा सा वीक एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस, और ये और भी वीक हो जाएगा एज कंपेयर टू दीज टू। अब आ जाइए आप इन दो पे, टुकड़ों में आना, जो जो पेयर बोल रहा हूं उन पे फोकस करना है, इसको इसके साथ मत देखने लग जाना, उसकी भी बात बताऊंगा। पहले इन दोनों को देख रहा हूं मैं, यहां पे अल्फा बीटा गामा पे क्लोरीन है, यहां पे अल्फा बीटा गामा पे दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन तो ज्यादा असर दिखाएंगे, रिजल्टिंग H का प्लस ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। इन दो पेयर्स को देखें, यहां गामा पे एक विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां जबकि गामा पे दो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां पे एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, H का पॉजिटिव ज्यादा होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस। और यहां पे आप देखें अल्फा बीटा गामा, गामा पे तीन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर इन तीनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये स्ट्रॉन्गर है और ये स्ट्रॉन्ग है। अब आप कहते हैं अच्छा सर इनके बारे में बताओ, इन दो के बारे में, इन दो के बारे में बताइए, इन दो में क्या होगा। तो यहां पे बीटा पे एक विड्रॉइंग है, जबकि यहां गामा पे दो विड्रॉइंग है, तो मुझे नहीं पता कि गामा के दो बीटा के एक को कंपनसेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं कोई कंसेप्ट नहीं लगा सकता इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकता हूं, मैं इन दोनों की Ka वैल्यू या मैं इन दोनों की Pk वैल्यू डेटा से देखूंगा और फिर मैं एनालाइज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, याद रखना आपको भी, लार्जर Ka स्ट्रॉन्गर एसिड, जिस भी एसिड का Ka वैल्यू लार्जर होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, या मैं कह सकता हूं स्मॉलर pKa स्ट्रॉन्गर एसिड। pKa क्या होता है, जस्ट नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, जैसे pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, ऐसे ही pKa नेगेटिव लॉग ऑफ K होता है, pKb नेगेटिव लॉग ऑफ Kb होता है। तो जितना किसी एसिड का प्रैक्टिकल वैल्यू pKa लेसर होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर होगा, या जितना K वैल्यू लार्जर होगा उतना स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब मुझे अगर इसको और इसको कंपेयर करना हो या इसको और इसको कंपेयर करना हो तो डेटा ही मुझे डिसाइड करके बताने वाला है। थोड़ा बहुत तीर तुक्का मारने की कोशिश कर सकता हूं, गलत होने का पूरा रिस्क रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट नहीं चलेगा कि एक विड्रॉइंग ग्रुप अल्फा पे लगा रखा है और स्ट्रॉन्गर बीटा पे लगा दिया और मैं फिर ये पूछूं कि कौन स्ट्रॉन्गर होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक फैक्टर एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है
विड्रॉइंग ग्रुप कैरेक्टर अगर मोर नेगेटिव लगा रहा हूं तो वो बढ़ा रहा है, या नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच बढ़ा रहा हूं तो वो एसडी कैरेक्टर को बढ़ाएगा बट डिस्टेंस घटाएगा। तो दोनों चीजों में से कोई एक चीज ही कंपेयर की जा सकती है, दोनों नहीं की जा सकती है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो इन तीन को कंपेयर कर सकता हूं क्योंकि तीनों में गामा पे विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे थे, तो इनको कर सकता था। यहाँ बीटा पे था, यहाँ गामा पे था, तो कंपैरिजन सिर्फ तब कर पा रहा था क्योंकि एक एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपने विड्रॉइंग ग्रुप तो 2 बना दिए थे लेकिन पोजीशन बढ़ा दी थी, तो विड्रॉइंग ग्रुप का बढ़ना कहता कि एसडी कैरेक्टर बढ़ेगा बट पोजीशन डिस्टेंस बढ़ना कहता कि घटेगा, तो फिर हम कुछ नहीं बता सकते थे। फिर हमें बताएंगे पीकेए या केए। ये बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए भी आप लोगों को समझाई थी मैंने कि हम सबसे पहले चेक करते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हम बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं, अगर अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं हम तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, या फिर अगर इन दोनों चीजों पे हमें दिक्कत लग रही है तो हम फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस चेक करते हैं, और अगर वहां पे भी हम कुछ ना पता कर पाए तो फिर हम चलते हैं केए या पीकेए पे। तो वो के या पीके एक एग्जैक्ट फाइनल मैं कहूंगा आंसर होता है। अगर ये केए मुझे किसी एसिड के लिए बोल रहा है कि नहीं वो स्ट्रोंगर है, तो मुझे केए के अकॉर्डिंग ही अपने जवाब को फ्रेम करना होगा। मेरे ये सारे कंसेप्ट धरे धराए रह जाएंगे क्योंकि केए फाइनल प्रैक्टिकल वैल्यू है। वो जिसको स्ट्रोंगर एसिड कहेगा मुझे उसी को स्ट्रोंगर प्रूव करना होगा। मैं अपनी मर्जी अपने कंसेप्ट से किसी भी एसिड को स्ट्रोंग बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूंगा। आगे बढ़े एक बार। अब इन चार को देखिए, इन चार पे नजर दौड़ाइए। यहां पे अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहां अल्फा पे फ्लोरीन, यहां अल्फा पे ब्रोमीन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, मोर स्ट्रोंगर माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का होता है। तो यहां एच के ऊपर प्लस भी मैक्सिमम यही क्रिएट कर पाएगा। और यहां पे तो मैंने फिर वो 3 फ्लोरीन लगा रखे हैं, तो ये तो इस H प्लस पे बहुत ही इंटेंस पॉजिटिव चार्ज क्रिएटर रहेंगे। रादर मैं ऐसा बोलूंगा कि ये नंबर 1 रहेगा अमंग दीज 4, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रूव होगा। ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये आपका नंबर 4, क्योंकि ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे कम रहेगा अमंग द 3 हेलोजेंस जो आपको यहां पिक्चर पे दिखाए हैं। ये 3 एसिड्स फिर देखें एक बार। एक पहला मेंबर लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड, ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड हो सकता है, और ये बेंजोइक एसिड लिखा है। देखता हूं कौन स्ट्रॉन्गर एसिड निकल के आता है। तो साफ दिख रहा था इन दो में तो यही है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है और इसका प्लस आई इफेक्ट कम होता है, तो ये वाला स्ट्रॉन्गर होगा। लेट मी गिव इट नंबर 1 2 3। तो आई एम स्टेटिंग हियर 1 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन 2 जस्ट बिकॉज इसका प्लस आई इफेक्ट इसके H प्लस को रिड्यूस कर रहा होगा, तो ये H उतना रिड्यूस नहीं कर सकता था, रिजल्टिंग 1 स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। देन व्हाट अबाउट दिस 3? अब आप इस फिनाइल को देखें, इस फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट है, मतलब H के प्लस को बढ़ा रहा होगा। लेकिन वहीं आप साइमल्टेनियस ऑब्जर्व करें, इस फिनाइल का यहां पे प्लस आर इफेक्ट भी है, मतलब वो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर रहा होगा। माइनस आई प्लस आर। फिनोल का जब हम कहानी पढ़ रहे थे तो वहां पे आप ध्यान करें, वहां पे इस फिनाइल का सिर्फ माइनस आई ही काम करता था, प्लस आर काम नहीं करता था। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ नहीं आते थे, ऑक्सीजन की कैपेसिटी नहीं थी इस तरफ इलेक्ट्रॉन लेने की। ओ का प्लस आर इफेक्ट था, ओ का प्लस आर इफेक्ट था, ओ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता था, फिनाइल डोनेट नहीं करता था। वहां पे फिनाइल सिर्फ माइनस आई इफेक्ट दिखाता था। लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर केस में आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो ये फिनाइल इस कार्बोनिल की प्रेजेंस की वजह से यहां प्लस आर दिखा सकता है, माइनस आई प्लस आर। ओवरऑल प्लस आर कुछ ज्यादा डोमिनेंस के साथ रहता है सदा, जैसा कि मैं बोलता आ रहा हूं। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो जो फिनाइल है वो एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। फिनाइल यहां पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की तरह से एक्ट करता है, बट उसकी जो डोनेशन है वो लेस देन मिथाइल है एंड मोर देन H है। क्योंकि अब हम फंस चुके हैं, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है और ये भी डोनर की तरह से ही काम कर रहा है। तो इसका जो डोनेशन इफेक्ट होता है वो मिथाइल से लेसर है और H से ग्रेटर है। और जब H से ग्रेटर है तो H स्ट्रोंगर होगा इसके कंपैरिजन में, बट एल्काइल कोई भी लगा दूं
वो आपको वीकेस्ट ही नजर आएगा। जब मिथाइल से ही इसका डोनेशन लेसर है तो बाकी सभी से तो लेसर होना ही है। तो मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर आपके ये आर ही रहेंगे, उसके बाद डोनर ये रहेगा और उसके बाद डोनर ये रहेगा। तो मतलब 1 सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, देन इट इज 3 एंड देन इट इज 2। ये आपका एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन एसिडिक कैरेक्टर को लेके आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ रहा हूं मैं, और अब मुझे क्या करना है, सिर्फ बेंजोइक एसिड पे फोकस करना है कि अगर मैं इस बेंजोइक एसिड के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो एसिडिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, और अगर मैं इस बेंजोइक एसिड पर कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो इसके एसिडिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। मोरोवर मुझे यह भी देखना होगा कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैं किस पोजीशन पे लगाता हूं, ऑर्थो पे लगाता हूं, मेटा पे लगाता हूं, पैरा पे लगाता हूं, तो क्या होता है। इन जनरल हम ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगाया जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर एनरिच्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां बढ़ जाएंगे तो फिर ये इस O की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एक्सेल कर रहे हो अगर, तो H का पॉजिटिव कम हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर रहा होगा, रिजल्टिंग फिर ये रिंग इधर से खींच के इस H के प्लस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। तो मुझे प्राइमा फेसी ऐसा नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप वो इंक्रीज करेगा एसिडिक कैरेक्टर को, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा एसिडिक कैरेक्टर को। क्या करेगा वो तो अभी पढ़ेंगे, बट ऐसा मुझे प्राइमरीली देखने पे लग रहा है। पहला पॉइंट सुनिए, ऑर्थो पोजीशन पे आप कोई भी ग्रुप लगाएं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस कॉन्सेप्ट को बोला गया है ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट क्या है, सिंपल एक लाइन में याद रखिए, एनफ रहेगा। ये ऑर्थो इफेक्ट फिनोल्स के केस में ऑपरेशन में नहीं था, ये आज आया है, फिनोल में नहीं होता। ऑर्थो इफेक्ट क्या बोल रहा हूं मैं, वो ऐसा इफेक्ट है जो हमें स्टेट करता है कि आप ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड में कोई भी ग्रुप लगाएं, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसका एसिडिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होता है। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, तो वो बात थोड़ी बियॉन्ड द स्कोप है। एक्चुअली उसमें क्या होता है, जैसे मैं यहां पे कोई ग्रुप लगा रहा हूं ऑर्थो पोजीशन पे, तो मान लीजिए मुझे लग रहा है कि वो डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस की वजह से डोनेट करेगा, या विड्रॉअर है वो उसको विड्रॉ करेगा। तो एक्चुअली ये रेजोनेंस कर ही नहीं होता इसके साथ। इसकी जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं और इसकी जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में होने की वजह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होती। बट मैं बहुत ज्यादा डिटेल अभी यहाँ पे नहीं समझाना चाहता, हमारी बुक्स में भी कहीं पे मेंशन नहीं मिलेगा। आपको सिंपल एक बात लिख देते हैं कि हमारे स्कोप से परे है, हमें उसका इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना। हम बस इतना याद रख लें कि ऑर्थो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशंस पे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो उसके एसिडिक कैरेक्टर को हमेशा ज्यादा शो करता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। तो हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा यहां, वो मेन डिस्कशन सिर्फ मेटा और पैरा पे रहेगा। ऑर्थो को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और बाकी कुछ और बातें हम लोग क्वेश्चंस के दौरान पढ़ेंगे। बट आज हम लोग यहां पे सिर्फ मेटा और पैरा पे बात करने की कोशिश करेंगे कि मेटा पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाएगा तो क्या होगा, और पैरा पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाएगा तो क्या होगा। तो पहले मैं एक विड्रॉइंग ग्रुप लेके आता हूं, नाइट्रो, ये लीजिए मैंने पैरा पे लगा दिया, और ये मैंने लगा दिया मेटा पे नाइट्रो ग्रुप। अगर मुझे सीक्वेंस देना होगा, ये लीजिए ये बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है, और ये बेंजोइक एसिड COOH, और ये मैंने ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड लिख दिया है, चारों। तो एक बिना सब्स्टिट्यूशन के है, बाकी 3 सब्स्टिट्यूट कर रखे हैं। अब मुझे नंबरिंग देनी है तो डेफिनेटली मुझे सबसे पहले ऑर्थो वाले को सबसे आगे लिख देना है कि ये तो नंबर 1 पे है ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। अब बाकियों को संभालता हूं, सी है, ये नाइट्रो आपका यहां प्लस क्रिएट करेगा, देन यहां प्लस क्रिएट करेगा, देन यहां प्लस क्रिएट करेगा, मतलब उसका -R काम कर रहा है, -I भी काम कर रहा है यहां पे। बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है। मेटा
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो रेजोनेंस इफेक्ट तो उस कार्बन पे आ ही नहीं रहा जिसके साथ COH लगा हुआ है, तो मतलब मेटा पे सिर्फ -I काम करता है। -R है, रिंग का है, रिंग पे अलग अलग कार्बन पे है, बट उस कार्बन पे नहीं है जिसपे COH लगा हुआ है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है पॉइंट। ऑर्थो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड, देन इट इज पैरा, देन इट इज मेटा, एंड देन इट इज बेंजोइक एसिड, जो विदाउट सब्स्टिट्यूशन था। ये आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस। चलिए डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं। फिनोल में जो कहानियां सुनाई है एज इट इज वही यहां पे काम करने वाली है। ये मेरे पास विदाउट एनी ग्रुप बेंजोइक एसिड, ये मेरे पास ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूटेड एक ग्रुप OCH3, ये मेरे पास मेटा पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ गया OCH3, और ये मेरे पास पैरा पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, सेम वही डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। व्हाट विल हैपन, इसको तो सबसे आगे ले आओ, इस पे कोई बात नहीं करनी, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब सी लाइक दिस, ये रेजोनेंस कर रहा है, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, प्लस R बट -I भी है। यहां पे देखेंगे तो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ -I इफेक्ट है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह से एक्ट कर रहा है। यहां पे लगता था शक्ल से डोनर है, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से एक्ट कर रहा है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह से एक्ट कर रहा है। तो ये आपका वीकेस्ट एसिड होगा। सो ऑर्थो के बाद आपके पास आ जाएगा मेटा, मेटा के बाद आपके पास आ जाएगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि उस पर तो कोई ग्रुप नहीं अटैच्ड है जो डोनर हो। ये मेटा वाला डोनर नहीं था, विड्रॉर की तरह से एक्ट कर रहा था। एंड एट द लास्ट हमारे पास आ जाएगा पैरा, ये सबसे वीक एसिड की कैटेगरी होगी। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं यहां पे, फिर ये 3 पे आपके पास ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, 3 एग्जांपल्स के डोनर ग्रुप्स लगे हुए हैं। मिथाइल का +I इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, दोनों डोनेशन का काम करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को देखिएगा एक बार, यहां नेगेटिव लाएगा, फिर यहां नेगेटिव लाएगा, फिर यहां नेगेटिव लाएगा, यहां सिर्फ +I काम करेगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट उस कार्बन पे नेगेटिव लेके ही नहीं आएगा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। ऑर्थो वाला तो सबसे स्ट्रॉन्ग बताना है मुझे, मैं ज्यादा कहानी उसकी देखूंगा ही नहीं। फिर उसके बाद मेरे पास आएगा विदाउट सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने यहां नहीं दिखा रखा, बेंजोइक। उसके बाद आएगा मेटा, क्योंकि सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से वो डोनेशन कर रहा है। तो जो ऑर्थो होगा आपका, वो पर्टिकुलरली सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, देन बेंजोइक एसिड, देन मेटा, जहां पे डोनर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से है, और सबसे वीक एसिड होगा आपका पैरा, क्योंकि यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों उसे लेस एसिडिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी कहानी हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर को लेकर थी कि बेंजोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स किस तरह से कंपेयर किए जाएंगे स्ट्रॉन्गर या वीकर एसिड्स की फॉर्म में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके एक और कैरेक्टर को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एसिड्स में किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, नॉट ओनली इन एसिड्स बट एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर, और उसकी कुछ और मिसलेनियस रिएक्शंस के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें, याद करें। एंड वन मोर थिंग आई शुड से अगेन हियर टू रिपीट, आप फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर को भी साथ साथ पढ़ें और इस एसिड्स के कैरेक्टर को भी साथ साथ पढ़ें, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन आना है यहाँ पे एक ऐसा ही कंसेप्ट और समझाऊंगा बेसिक कैरेक्टर्स को लेके नेक्स्ट चैप्टर में। तो वो 3 कनेक्शन में हैं हमारे टॉपिक्स, और तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा पेपर बनता हो जहां पे इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ना मिले। तो बहुत ही अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। गुड बाय।